ओके, हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम लोग बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस का जो बेसिकली अब बताओ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेस स्टार्ट किया, ठीक है ना। उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रटने के लिए नहीं कि कंडीशन प्रेजेंट में होगा, यू नो फ्यूचर में, ऐसा कोई स्ट्रक्चर रटवाया नहीं गया। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन आपको बताया गया कि कंडीशन हम लोग प्रेजेंट में रखते हैं तो उसका रिजल्ट किस चीज में देखने को मिलता है सर? फ्यूचर में। अगर कंडीशन पास्ट में रखी जाती है तो पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे फुलफिल होगी। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हो ना तो पहले आप वो देख लो ताकि चीजें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना, क्योंकि होती सिस्टमेटिक क्लास है बेसिकली। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग जो कल हम लोग पढ़े थे ना, ये तीनों स्ट्रक्चर बेसिकली, ठीक है, ये तीनों कॉन्सेप्ट को जो समझे उसका बस क्विक रिवीजन करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। बिकॉज आई बिलीव कि प्रैक्टिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट, है ना। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी टॉपिक के लिए। चलिए, तो कल आपको ये 3 पॉइंट बताया गया था कि इफ के साथ जो भी स्टेटमेंट लिखा जाता वो आपका कंडीशन और आगे जो एक स्टेटमेंट होगा वो एक रिजल्ट होगा, ठीक है ना। आपको कल बताया गया कि कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली एक स्टेटमेंट नहीं होता, उसमें दो स्टेटमेंट होती है, ठीक है ना। और एक को हम लोग बोलते हैं इफ क्लाउज या सबऑर्डिनेट क्लाउज, और दूसरा वाला जो होता है वो बेसिकली मेन क्लाउज के नाम से, ऐसा हम लोग समझे। अब कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट करने के लिए कल ये सारी बात की जिक्र कर दी गई, ठीक है ना। कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट करने के लिए हमें सिर्फ एक कॉमा की जरूरत होती है। अगर इसके अलावा कोई और बट, देन, लेटर, ये सब कुछ लिखा हुआ रहता है तो वो रॉन्ग होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने समझा मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस के बारे में, ठीक है ना। टेंस का अरेंजमेंट कैसे हम लोग पेयर लेकर चलते हैं। चलिए, इसी के बेसिस पे हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर कल तैयार किया था, ठीक है, चीजों को समझकर। पहला बोला गया कि इफ क्लाउज मतलब इफ के साथ अगर प्रेजेंट एंड डेफिनेट, इफ के साथ आप जो कुछ भी स्टेटमेंट दोगे वो होगा इनफैक्ट क्या सर? कंडीशन, ठीक है ना। तो कंडीशन अगर प्रेजेंट में रखी जाए, कंडीशन अगर प्रेजेंट में रखी जाए तो फुलफिल, उसका रिजल्ट का फुलफिल होगा फ्यूचर में। थोड़ा सा लॉजिक का चीज है, ठीक है ना। इसी वजह से इफ के साथ हम लोग प्रेजेंट एंड डेफिनेट का यूज करते हैं और आगे जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट फ्यूचर एंड डेफिनेट में लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सिंगुलर या प्लूरल जो भी होगा, और सब्जेक्ट के साथ बिल, इधर फ्यूचर वाला। पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया था। दूसरा नंबर में हम लोग कंक्लूजन पे आए कि अगर इफ के साथ पास्ट एंड डेफिनेट मतलब कंडीशन को अगर पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रखा जाए, ऐसा आपको बताया गया था कि कंडीशन को अगर पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रखा जाए तो उस कंडीशन का जो रिजल्ट आएगा वो पास्ट के ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये सारी चीजें के जिक्र की। अब देखिए, पास्ट एंड डेफिनेट को अगर स्ट्रक्चर के तौर पे देखें तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करोगे, तो जब इधर पास्ट तो रिजल्ट ही पास्ट में आना चाहिए, इस वजह से वुड के साथ हम लोग V1 का फॉर्म यूज करते हैं, वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये भी आपको बताया गया कि कोई जरूरी नहीं है कि बिल एंड वुड का ही यूज हो, हम लोग एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग और कोई भी मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, ये सब का यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, थर्ड कॉन्सेप्ट पे हम लोग समझे थे कि इफ के साथ अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट में हो, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट बोलने का मतलब कंडीशन को अगर पास्ट ऑफ द पास्ट में रखा जाए, मोर पास्ट में अगर रखा जाए। चलिए, तो कंडीशन अगर पास्ट में रखा गया तो उस चीज का रिजल्ट भी तो पास्ट में ही आने वाला, क्योंकि ये परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। तो उसी तरीके का इसको एक्शन बनाने के लिए वुड तो हम लोग यूज किए, लेकिन परफेक्ट बनाने के लिए हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ा। बस ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और इस वुड की जगह पे कुड, माइट है ना, आपको जैसा बताया गया कि हम लोग सेंस एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग यूज करते जाते हैं। ये तीनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। इसको बोला गया था सर इफ क्लाउज इन प्रेजेंट, क्या बोला गया था सर? इफ क्लाउज इन प्रेजेंट। ये बोला गया था इफ क्लाउज इन पास्ट, और ये बोला गया था इफ क्लाउज इन पास्ट परफेक्ट। ये 3 पॉइंट हम लोग समझे थे, इसी की आज प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है ना। चलिए, पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये सारा एग्जांपल्स आपके पास लिखा गया, आप साथ साथ देखोगे, लिखा गया इफ आई हैड अ कार आई वुड गिव इट टू यू। बताओ सर, ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? बताओ। इफ आई हैड अ कार, ये हैड आप देखकर कंफ्यूज नहीं हो गए, ये हैड अपने आप में वर्ब का कौन सा फॉर्म है सर? सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। क्योंकि ये हैड हेल्पिंग वर्ब तभी होता जब इसके साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते। कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। हम लोग वर्ब के टॉपिक में ये चीज को डिस्कस किए कि हैव का जो फॉर्म होता है वर्ब का बेस फॉर्म हैज एंड हैव, और सेकंड फॉर्म की बात करो तो हैड, और थर्ड फॉर्म की बात करो तो वो भी हैड। ये सारे चीज को हम लोग समझे। तो ये जो इनफैक्ट आपके पास लिखा गया सर हैड, ये हैड क्या है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म बोलने का मतलब एक्शन किस चीज का सर? पास्ट एंड डेफिनेट का। तो जब कंडीशन को पास्ट में रखा गया
तो रिजल्ट भी किस चीज में, पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे फुलफिल होगा। इसी वजह से आई वुड गिव इट टू यू, ये लिखना अपने आप में बिल्कुल क्या हुआ, सही हुआ। आप पेयर देखते चलोगे दोनों तरफ, रिजल्ट एंड कंडीशन का मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। चलिए फिर लिखा गया इफ यू सॉल्व इट, इफ यू सॉल्व इट। अब अच्छा यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म है सर, सॉल्व, फर्स्ट फॉर्म, मतलब कंडीशन को किस में रखा गया सर, प्रेजेंट में। कंडीशन को जो प्रेजेंट में रखा गया तो आगे जो रिजल्ट आएगा वो क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो फ्यूचर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे सर, विल, आई विल गिव इट टू यू, गिव, देखो क्या बोला गया, इफ यू सॉल्व इट आई विल गिव यू अ गिफ्ट, ठीक है ना। कंडीशन प्रेजेंट में, इस वजह से रिजल्ट फ्यूचर में। देखो है ना, कॉन्सेप्ट आप लोग समझ रहे हो ना। यहां पे बिल क्यों नहीं होता, जो ये भी हम लोग समझे कि कंडीशन को कभी फ्यूचर में नहीं रखा जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि आपने उस टाइम को कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं। तो आप उस बेस कैसे, किस बेसिस पे आप कोई कंडीशन रख सकते हो फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। कल हम लोग लॉजिकली इस चीज को समझे थे टाइमलाइन पे, ठीक है ना। इस वजह से आपका बोला जा रहा है कि पहला प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए, तब ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। चलिए फिर लिखा गया इफ यू सॉल्व इट आई विल गिव इट, ये तो हो गया इफ ही हैड रिस्पेक्टेड हर। अब यहाँ पे देखोगे सर, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ पे हैड वर्ब का सेकंड फॉर्म था, ठीक है ना, और यहाँ पे ये हैड हेल्पिंग वर्ब है और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा गया। तो जब हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा गया तो इनफैक्ट ये कौन से टेंस का सेंटेंस हो गया सर, पास्ट परफेक्ट, मतलब कंडीशन को पास्ट ऑफ द पास्ट में रखा गया है तो ये भी फुलफिल पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा। इस वजह से आगे वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इफ ही हैड रिस्पेक्टेड हर शी वुड हैव रिस्पेक्टेड हिम, ठीक है ना। हिंदी में अगर समझोगे कि अगर वो उसका, अगर वह उसकी रिस्पेक्ट की होती तो वह भी रिस्पेक्ट करती, ऐसा सिचुएशन बनता है हिंदी में, ठीक है ना। आप समझ सकते हो, ठीक है। देखो हिंदी के बेसिस पे अगर थोड़ा सा जाएंगे तो कल आप लोग समझे कि हिंदी के बेसिस पे अगर हम बनाते हैं सेंटेंसेस को तो कहां पे मिस्टेक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लॉजिकली कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत हिंदी का हेल्प ले सकते हो वो ठीक है ना, बस अब उसी के बेसिस पे हम सारा पिलर तैयार करें तो वो थोड़ा मिस्टेक होगा, ठीक है ना, बहुत जगह पे आप फंस जाओगे। चलिए इफ सी कॉल्ड मी, देखिए लिखा गया इफ सी कॉल्ड मी, कॉल्ड अपने आप में वर्ब का कौन सा फॉर्म हुआ सर, सेकंड फॉर्म हो गया ना। तो जब ये सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो कंडीशन को किस में रखा गया है, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट में। तो फुलफिल भी कब होगा सर, पास्ट में ही, ठीक है ना। तो इफ सी कॉल्ड मी लास्ट वीक आई वुड ब्रिंग हर नोट्स, ठीक है, ये पॉइंट में बिल्कुल सही हुआ, ठीक है ना। ये तीनों बस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलिए लिखा गया इफ यू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, देखिए क्या बोला गया, इफ यू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया ये। तो जब ये फर्स्ट फॉर्म है तो कंडीशन किस में रखा गया सर, प्रेजेंट में। आप प्रेजेंट में ही ना एक्सरसाइज करोगे तो आपको रिजल्ट फ्यूचर में देखने को मिलेगा कि यू विल बी हेल्दी। देखिए क्या बोला गया कि अगर आप प्रेजेंट में एक्सरसाइज करते हो तो आपको फ्यूचर में रिजल्ट इसका क्या देखने को मिलेगा, कि यू विल बी हेल्दी, आप हेल्दी रहोगे। समझ में आ रहा है, यही वजह है कि यहाँ पे हम लोग विल वगैरह का यूज नहीं रख करते, क्योंकि कंडीशन प्रेजेंट में तब रिजल्ट फ्यूचर में, ठीक है ना। तो इन द मॉर्निंग यू विल बी हेल्दी। चलिए फिर लिखा गया इफ सी हैड नोटिस्ड माई कार, देखिए हैड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा गया सर, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो हैड नोटिस्ड क्या है, पास्ट परफेक्ट, तो कंडीशन को जब पास्ट परफेक्ट में रखा गया तो आगे हम लोग वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है ना। तो सी वुड हैव कॉल्ड मी, ये तीन, ये एग्जांपल्स के थ्रू आपको सारा पॉइंट समझ में आया बेसिकली, ठीक है ना। इफ यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होगा कि यहाँ पे जो हैड है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे जो हैड लिखा हुआ है ये सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा आप समझोगे कि कल आपको ये चीज भी बताया गया था कि हम सेंटेंस को रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। इस सेंटेंस में दो क्लाउजेस का यूज किया गया, एक मेन क्लाउज, इफ क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, जो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है ना। आप इसको रिवर्स करके भी बोल सकते हो। चलिए तो एक बार रिवर्स करके सारे एग्जांपल को बोलते हैं, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर को देखते जाओगे। आई वुड गिव इट टू यू इफ आई हैड अ कार, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, आई वुड गिव इट टू यू इफ आई हैड अ कार, ठीक है ना। ऐसे भी बोला जा सकता है कि आई विल गिव यू अ गिफ्ट इफ यू सॉल्व इट, ठीक है ना। चलिए ऐसे भी बोला जा सकता है शी वुड हैव रिस्पेक्टेड हर इफ ही हैड रिस्पेक्टेड हर, बस रिवर्स कर सकते हो आप सेंटेंस को। ऐसे भी बोला जा सकता है कि आई वुड ब्रिंग हर नोट्स, ठीक है ना, इफ शी कॉल्ड मी लास्ट वीक, ठीक है ना। ये लास्ट सेंटेंस को देखोगे, शी वुड हैव कॉल्ड मी इफ शी हैड नोटिस्ड माई कार,
ठीक है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि सेंटेंस को रिवर्स करने पे, मतलब दोनों जो क्लाउजेस यूज किया है उसको रिवर्स करने पे भी सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया बेसिकली, एग्जांपल्स में हम लोग दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा किसी को। चलिए, बेसिकली अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ और क्वेश्चंस लिखा जाता है, ठीक है ना, 10-12 क्वेश्चंस लिखते हैं, आप लोग साथ में बताओगे हमें कि कहां पे मिस्टेक है, ठीक है ना। जब आप साथ में करेक्शन करने की कोशिश करोगे ना, तब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो एक नजर आप लोग देखोगे, फिर सारे क्वेश्चन को हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को बोलना है आंसर, ठीक है ना। चलिए, तो एक नजर देखिए, प्रोसीड करते हैं। ओके, कुछ एक एग्जांपल्स के हेल्प से हम लोग तीनों कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेंगे, ठीक है ना। आप लोग साथ साथ में आंसर दोगे, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट करते चलोगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपके पास लिखा गया, इफ शी विल कॉल मी आई विल गो देयर, ऐसे लिखा गया सर। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस में कोई दिक्कत है, कहां पे मिस्टेक है सर? बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर ये बिल लिखने का कोई जरूरत नहीं था, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि कंडीशन हम लोग प्रेजेंट में रखेंगे तभी तो रिजल्ट हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा ना। तो कंडीशन, इफ के साथ जो कुछ भी लिखा जाता है वो क्या होता है? कंडीशन। तो कंडीशन को प्रेजेंट में रखेंगे तो सी के अकॉर्डिंग कॉल ना होकर के क्या होगा सर? कॉल्स। समझ गए ना? इफ सी कॉल्स मी आई विल गो देयर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास लिखा गया सर, इफ यू विल नॉट हरी देन यू विल मिस द ट्रेन। बताइए इस सेंटेंस में कहां पे दिक्कत है? फिर बोल रहे इसमें तो आपने महा गलती कर दी, ठीक है। पहली बात तो ये देन लिखना सबसे पहले सुपरफ्लुअस हुआ, इस देन की हमें कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडीशन और रिजल्ट को स्प्लिट करने के लिए सिर्फ हमें किसकी जरूरत होती है सर? एक कॉमा की, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ कॉमा होगा, इस देन की कोई जरूरत नहीं, ये कॉन्सेप्ट। दूसरा आप लोग समझे कि सर ये रिजल्ट तो ठीक है कि रिजल्ट आपने फ्यूचर में लिखा है, ठीक है। जब रिजल्ट आपने फ्यूचर में लिखा तो कंडीशन किस में होना चाहिए सर? कंडीशन प्रेजेंट में होना चाहिए ना। तो इसमें भी आपने विल नॉट कर दिया, ये गलत हुआ। इस विल नॉट को कट करके जब हम प्रेजेंट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? डोंट, ठीक है ना। डू नॉट या डोंट दोनों में से कुछ भी लिखोगे। समझ में आया ना आपको? प्रेजेंट में लिखने के लिए इफ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन, अगर आप जल्दी नहीं करोगे ना तो आप ट्रेन मिस कर दोगे। तो कंडीशन क्या है? जल्दी करना, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन था सर? इफ सी कॉल्स मी, अगर कॉल करे तब ना, कॉल करना कंडीशन है तभी तो वो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, नेक्स्ट आपके पास थर्ड एग्जांपल है, इफ यू विल गेट वेट इट रेन्स टुडे। अब बताइए यहाँ पे सेंटेंस में क्या दिक्कत है? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर आपने इसमें तो बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा कर दिया, ठीक है ना, मिस अरेंजमेंट कर दिया। किस चीज का? कंडीशन एंड रिजल्ट का ही। क्यों? देखिए सर, इफ यू विल गेट वेट इट रेन्स टुडे, कंडीशन क्या है ये दोनों में? भीग जाना या बारिश का होना? बताइए, भीगना किस चीज का रिजल्ट है? वेट हो जाना किस चीज का रिजल्ट है? बारिश होने का रिजल्ट है। इसका मतलब कंडीशन बारिश होना है ना। तो जब कंडीशन ये है तो इफ इसके साथ क्या कर रहा? या इसका मतलब इफ यहाँ पे लिखना गलत हुआ। सबसे पहली चीज, इफ यहाँ पे नहीं आएगा, इफ कंडीशन के साथ। इसका मतलब यहाँ पे हमें कॉमा की जरूरत नहीं है, इस कॉमा की जगह पे हम क्या लिखेंगे सर? इफ। समझ रहे हो आप लोग क्या बोला गया जो? ठीक है ना। कंडीशन वो था इसका, लेकिन रिजल्ट के साथ यहाँ पे इफ लिखा गया, कंडीशन के साथ ना हम लोग इफ लिखते हैं। चलिए, अब सेंटेंस हमारा तैयार होगा, पढ़ोगे, यू विल गेट वेट इफ इट रेन्स टुडे। अगर बारिश होगी आज तो आप बाहर रहोगे तो भीग ही जाओगे ना। चलिए, बारिश का होना कंडीशन था और भीग जाना उसका क्या था? रिजल्ट था। समझ गए आप लोग? चलिए, लिखा गया इफ दिस थिंग हैपेंस दैट थिंग विल हैपन। क्या बोला गया? इफ दिस थिंग हैपेंस then that thing will happen। यहां पे अगर then बोल दे तो मिस्टेक हुआ कि नहीं? उस then की जगह पे सिर्फ क्या लिखना है सर? कॉमा। यही ध्यान दोगे आप लोग, ठीक है ना। अब बताइए इस सेंटेंस में कोई दिक्कत है? इज इट सेंटेंस राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ठीक कहा, सेंटेंस बिल्कुल राइट है ना। क्यों? क्योंकि कंडीशन को यहां पे रखा गया है प्रेजेंट में। इफ दिस थिंग्स हैपेंस, अगर ये चीज होती है तो वो चीज होगी, इसकी होने की वजह से ही तो वो चीज होगा। ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं कि अगर ये करोगे ना तो ये चीज हो जाएगा। इसका मतलब इस पे वो डिपेंड करता है, ये कंडीशन है। अगर ये चीज अगर परफॉर्म हो जाता है तो उसका रिजल्ट एक और देखने को मिलता है। यही तो हम लोग बोलते हैं कंडीशन में, कंडीशनल सेंटेंसेज में, ठीक है ना। चलिए, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही था, कंडीशन प्रेजेंट में, रिजल्ट फ्यूचर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेंटेंस को देखोगे, ये तीनों, ये जो एग्जांपल्स था 3-4, ये हमारा किस चीज का था सर?
प्रेजेंट में, बेसिकली इफ क्लॉज इन प्रेजेंट, ठीक है ना। इफ क्लॉज किस चीज में, प्रेजेंट में बात कर रहा था। चलिए अब आगे आते हैं। इफ यू वेंट टू बेड अर्लियर, देखिए सर अब यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गया। इसका मतलब आप किसकी बात की जा रही है, पास्ट कंडीशन की, ठीक है ना। इफ क्लॉज इन पास्ट, इफ यू वेंट देयर, जब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है तो आगे क्या पढ़ा गया आपको, जब कंडीशन पास्ट में रखा जाए तो रिजल्ट भी किस चीज में मिलेगा, पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पे ही। तो पास्ट लिखने के लिए इसे क्या वुड हैव बीन करेंगे। क्या आपको क्या बताया गया कि जब इधर सेकेंड फॉर्म तो उधर वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे हम लोग। इसका मतलब वुड हैव बीन की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो फर्स्ट फॉर्म सिर्फ बी ही तो है, वुड हैव नहीं, वुड बी, है ना। क्या बोला गया, इफ यू वेंट टू बेड अर्लियर यू वुड बी सो टायर्ड। अगर आप बेड पे जल्दी चले गए इसका मतलब क्या, आप ज्यादा थके हुए होगे। समझ रहे हो आप लोग, इफ यू वेंट टू बेड अर्लियर, ठीक है ना, कंडीशन है थका होना। चलिए आगे लिखा गया, इफ सी हैड अटेंडेड द क्लास, देखिए आगे लिखा गया, इफ सी हैड अटेंडेड द क्लास सी वुड आंसर इट, ठीक है ना। देखिए इफ सी हैड अटेंडेड द क्लास सी वुड अटेंडेड, कंडीशन ये है, इफ के साथ जो लिखा जा रहा है वो बेसिकली कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहा है। देखिए सर हैड अटेंडेड, जब हैड अटेंडेड लिखा गया कंडीशन किस चीज का हो गया, पास्ट परफेक्ट का, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट का कंडीशन है। जब कंडीशन को पास्ट ऑफ द पास्ट में रखा जाएगा तो इधर हम लोग क्या यूज करते हैं सर, वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। इधर परफेक्ट उधर भी परफेक्ट बनाया जाता है। तो वुड को जब आप परफेक्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, वुड हैव लिख दिया गया, और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आंसर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, आंसर्ड। समझ गए ना ये चीज, यही कॉन्सेप्ट बार बार हो रहा है ना, ठीक है। आप लोग साथ में बोलोगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर लिखा गया, he will get the job if he will talk politely to him, ठीक है ना। देखिए कंडीशन क्या है यहाँ पे सर, कंडीशन क्या है, जॉब मिलना या टॉक पोलाइटली टॉक करना। पहले आप पोलाइटली टॉक करोगे ऑफिसर से तभी तो आपको जॉब मिलेगा, इसका मतलब वो हमारा कंडीशन है नेक्स्ट वाला। जब ये कंडीशन है सर तो कंडीशन को हम लोग किस में रखेंगे, प्रेजेंट में। कंडीशन किस में रखा जाएगा, प्रेजेंट में। इसका मतलब इफ ही टॉक्स, क्या होगा, इफ ही टॉक्स पोलाइटली टू हिम, क्या बोला गया, इफ ही टॉक्स पोलाइटली टू हिम ही विल गेट द जॉब, ठीक है ना। या बोल सकते हो ही विल गेट द जॉब इफ ही टॉक्स पोलाइटली, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी अरेंज करके लिख दो आप लोग, ठीक है ना। बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फिर लिखा गया, आई वुड बी केयरफुल इफ यू वुड टेल मी, ठीक है ना। आई वुड बी केयरफुल इफ यू वुड टेल मी, कंडीशन कहां पे है सर, इफ के साथ जो लिखा जा रहा है बेसिकली वो कंडीशन है। आप समझने की कोशिश करोगे। अच्छा जब कंडीशन है ये, तो कंडीशन के साथ वुड क्या कर रहा, कंडीशन तो हम लोग पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पे रखेंगे ना। इसका मतलब जो कंडीशन होगा, कंडीशन वाला जो सेंटेंस होगा वो तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे वुड की कोई जरूरत नहीं है। जब वुड की जरूरत नहीं है तो टेल की भी जरूरत नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट लिखने के लिए हमें सिर्फ वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए सर, सेकेंड फॉर्म। तो टेल का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड। टेल का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड। समझे आप लोग। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, आई वुड बी केयरफुल इफ यू टोल्ड मी। यहां पे देख रहे हो वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कब, जब पास्ट में लिखा गया है। समझ रहे हो ना आप लोग। चलिए आगे लिखा गया, दे वुड हैव गॉट द प्रमोशन इफ दे बिलीव इन मी। देखिए इफ दे वुड हैव, देखिए क्या बोला गया, दे वुड हैव गॉट। वुड हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म लिखा गया सर, तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म कब लिखा जाता है, जब कंडीशन को पास्ट ऑफ द पास्ट में रखा जाए, मतलब पास्ट परफेक्ट में रखा जाए। तो पास्ट परफेक्ट इसको बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए क्या लिखना होगा, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बिलीव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सर, बिलीव्ड। समझ रहे हो ना आप लोग। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, दे वुड हैव गॉट द प्रमोशन इफ दे हैड बिलीव्ड इन मी। अगर वो लोग मुझ पे विश्वास करते तो वो प्रमोशन ले लेते, ठीक है ना, उन्हें प्रमोशन मिल जाता। तो ऐसा करते तब, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। समझ रहे आप लोग। चलिए ठीक है ना, यहाँ पे इस बिलीव की कोई जरूरत नहीं थी, प्रेजेंट में नहीं, कंडीशन को पास्ट ऑफ द पास्ट में रखा गया था, मतलब पास्ट परफेक्ट। इस वजह से हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाया गया। देख रहे हो ये तीनों, इधर 3 4 5 एग्जांपल में इफ क्लाउज को पहले लिखा गया है और इधर 3 4 में इफ क्लाउज को बाद में लिखा गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फर्क नहीं आएगा। आपको यही समझना है ना कि कंडीशन हमेशा प्रेजेंट एंड डेफिनेट में रखा जा सकता है, ठीक है ना। कंडीशन प्रेजेंट में, कंडीशन पास्ट में रखा जा सकता है, कंडीशन पास्ट ऑफ द पास्ट में। उसमें कोई भी मॉडल्स की जरूरत नहीं होती है। बिल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड कभी भी कोई कंडीशन के साथ यूज नहीं होगा। बिल, शैल, शैड, शुड जो कुछ भी मॉडल्स है सर, वो हमेशा रिजल्ट के साथ यूज होता है, कभी भी कंडीशन के साथ नहीं। ये चीज आप लोग समझे। चलिए नेक्स्ट 2 एग्जांपल आपके पास है। आई विल गिव यू
$500 इफ यू विल हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट। बताइए कहां पे मिस्टेक है, कहां पे मिस्टेक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा कि सर आपने दोनों चीज को दोनों में मिस्टेक कर दिया। कंडीशन यहां पे क्या है सर? कंडीशन क्या है? हेल्प करना। कंडीशन क्या है? हेल्प करना, तभी तो आपको $5000 मिलने वाला है। ठीक है ना, कंडीशन उस हेल्प का रिजल्ट है। चलिए, तो यहां पे कंडीशन इफ के साथ जो कुछ भी लिखा गया कंडीशन है, तो कंडीशन किसमें होना चाहिए सर? प्रेजेंट में पहले। ठीक है ना, तो यहां पे बिल की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोला गया? इफ यू विल हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट आई गिव यू। ठीक है ना, यहां पे रिजल्ट तो फ्यूचर में होना चाहिए, मतलब क्या लिखोगे? आई विल गिव यू। क्या लिखना होगा सर? आई विल गिव यू $5500। ठीक है ना, सेंटेंस बना, आई विल गिव यू $500 इफ यू हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट। सेंटेंस समझ रहे हैं ना? यहां पे इफ के साथ जो भी लिखा गया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेक्स्ट वाला फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है ना, चलिए लास्ट आपके पास एग्जांपल है, यू वुड गेट द चांस। देखिए सर, वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है ना, वुड के साथ जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया मतलब पास्ट में जा रहा बात। ठीक है ना, इफ कंडीशन है तो ये पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट होने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म सर? सेकंड फॉर्म। तो क्या बोला गया? इफ यू वेंट देयर, तो वेंट देयर वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ कि नहीं? ठीक है ना, जब ये सेकंड फॉर्म तो इधर वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये बिल्कुल सही हुआ। इस सेंटेंस में कोई भी दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, इफ यू वेंट देयर you would get the chance या you would get the chance if you went there, दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है। चलिए, तो ये पूरे के पूरे एग्जांपल्स के एनालिसिस से आप लोगों को तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कौन सा सर? कि अगर कंडीशन को अगर प्रेजेंट में रखा जाएगा, ठीक है ना, तो रिजल्ट फ्यूचर में होगा। ठीक है, अगर कंडीशन को पास्ट में रखा जाएगा तो कंडीशन पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पे फुलफिल होगा। अगर कंडीशन को पास्ट परफेक्ट में रखा गया, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट में रखा गया, तो आगे क्या लिखेंगे सर? वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। देख रहे हो ना, क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट का क्या होता है? हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना। ठीक है, पास्ट का क्या होता है सर? सेकंड फॉर्म। इस वजह से आगे हम लोग लिखते हैं वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट क्या होता है सर? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या एस या ईएससी में सेकंड सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। और आगे फ्यूचर लिखने के लिए हम लोग विल के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ये ही 3 पॉइंट पे इतना ज्यादा डिस्कशन किया गया है। ठीक है ना, आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, आप ये दोनों फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को देखते हो तो ये जो बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है, ठीक है, जो कि ज्यादा यूज होता है, वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए, तो आप बेसिकली इसका नोट्स बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखकर बना सकते हो। ओके, तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइपोथेटिकल कंडीशन, जिसको हम लोग इमेजिनरी कंडीशन बोलते हैं, अगर मैं ये होता तो ये करता। जैसे बहुत ही फेमस एग्जांपल होता है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल है, आप लोग बचपन में दिए होंगे। ठीक है ना, कि अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। तो ये तो सिंपल सा है, हम लोग इसके बेसिस पे बहुत सारे एग्जांपल्स तैयार करेंगे। ओके, तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड थैंक यू।